नमस्कार, आप देख रहे हैं डीए न्यूज प्लस का एक शानदार कार्यक्रम चर्चा है और आपके सामने है शकील साजिद। छत्तीसगढ़ में प्रशासनिक और पुलिस तंत्र को ज्यादा असरदार और जवाबदेह बनाने के लिए राज्य सरकार एक अहम पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 12 और 13 अक्टूबर यानी आज और कल नवा रायपुर में 2 दिवसीय कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस आयोजित होगी, जिसमें पहली बार डीएफओ यानी वन मंडल अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। ये बैठक नव नियुक्त मुख्य सचिव विकासशील के कार्यभार संभालने के बाद उनकी सबसे पहली बड़ी प्रशासनिक समीक्षा होगी, जिसमें राज्य भर के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, डीएफओ, विभागीय सचिव और वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। राज्य सरकार की तरफ से सभी अफसरों को एजेंडा पहले ही भेजा जा चुका है। हर जिले से कई तरह की जानकारी मांगी गई है, जिसे अफसरों को बैठक में पेश करना होगा। 2 दिन की इस मीटिंग में पहले दिन यानी 12 अक्टूबर को कलेक्टर्स की बैठक होगी और दूसरे दिन 13 अक्टूबर को एसपी और डीएफओ के साथ बातचीत होगी। मुख्यमंत्री पहले दिन कलेक्टरों से कई अहम योजनाओं की जानकारी लेंगे। इसमें खासकर धान खरीदी की तैयारी, पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम सूर्य घर योजना, कुपोषण कम करने की रणनीति और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने की दिशा में किए गए कामों का ब्यौरा दिया जाएगा। इसके अलावा यदि कर्मयोगी अभियान, जनजाति ग्राम उत्कर्ष योजना, मिशन अमृत 2, पीएम आवास, स्वच्छ भारत अभियान शहरी और ग्रामीण, लोक सेवा गारंटी, मोबाइल नेटवर्क, सरकारी खरीदी की पारदर्शिता और सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर भी बातचीत होगी। स्वास्थ्य से जुड़ी आयुष्मान भारत, टीबी, मलेरिया की रोकथाम और इलाज की स्थिति का भी फीडबैक लिया जाएगा। मितानिनों की दान पेटी में दवाएं सही से रखी जा रही है या नहीं, इसकी भी जानकारी मुख्यमंत्री खुद अफसरों से लेंगे। दूसरे दिन एसपी कॉन्फ्रेंस में कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराधों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री सीधे सीधे पूछेंगे कि अब तक कितने संगठित गैंग पर कार्रवाई की गई है, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ड्रग्स को रोकने के लिए क्या प्लान है और अब तक कितना काम किया गया है। इसी तरह चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई, मानव तस्करी, गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के प्रयास, SC/ST के खिलाफ अपराध और उनके मामलों में हुई कार्रवाई की भी जानकारी होगी। पुलिस से NSA, जिला बदर की स्थिति, खाली पदों की भर्ती, पदोन्नति और पुलिस कर्मियों की भलाई से जुड़ी गतिविधियों का भी लेखा जोखा मांगा गया है। साथ ही नए कानूनों के अमल में लाए जाने और साइबर अपराधों से निपटने में क्या उपलब्धि रही है, यह भी एसपी को बताना होगा। डीएफओ से मुख्यमंत्री पूछेंगे कि वन विभाग की योजनाएं कैसी चल रही है, खास तौर पर तेंदुपत्ता और लघु वनोपज से लोगों को आजीविका कैसे मिल रही है, हर्बल खेती और इको टूरिज्म से कितनी आमदनी हो रही है, साथ ही मानव और वन्य जीवों के बीच टकराव की घटनाएं कैसे रोकी जा सकती हैं। मुख्यमंत्री ये भी जानना चाहेंगे कि वन भूमि के मामलों का कितना तेजी से निपटारा हो रहा है, हर जिले में लैंड बैंक की क्या स्थिति और कौन कौन से मामले अभी लंबित है। इन बैठकों का मकसद सिर्फ रिपोर्ट लेना नहीं है, बल्कि सिस्टम में तालमेल और पारदर्शिता बढ़ाना भी है। 14 अक्टूबर को इसके बाद राज्य स्तरीय सुशासन शिखर सम्मेलन भी होगा, जिसमें राज्य के प्रशासनिक सुधारों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की जाएगी। कुल मिलाकर सरकार अब चाहती है कि हर स्तर पर अफसर गंभीरता से काम करें, बेहतर तालमेल रखें और जनता तक योजनाओं का सही फायदा पहुंचाएं। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे आयोजन की अगुवाई कर रहे हैं, जिससे साफ है कि अब हर काम का हिसाब सीधे सीधे लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका और चीन के बीच एक बार फिर से तनाव गहराने लगा है। इस बार वजह है अमेरिका का चीन से आयात होने वाले सभी सामानों पर 100% टैरिफ लगाने का फैसला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह घोषणा कर दी है कि 1 नवंबर 2025 से चीन से आने वाले सभी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। इसके बाद चीन ने भी पलटवार करते हुए अमेरिका को सख्त चेतावनी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर यह ऐलान करते हुए चीन पर आरोप लगाया है कि वह व्यापार के मामले में अनुचित रवैया अपना रहा है। ट्रंप ने कहा है कि अब अमेरिका भी उसे अंदाज में जवाब देगा। उन्होंने लिखा कि 1 नवंबर से चीन पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा, जो पहले कभी नहीं हुआ।
ट्रंप का कहना है कि चीन की ओर से अमेरिकी उत्पादों पर लगाए गए निर्यात प्रतिबंध न सिर्फ गलत है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की नैतिकता के खिलाफ भी है। इस फैसले के बाद चीन की ओर से तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने रविवार को बयान जारी करते हुए अमेरिकी फैसले की कड़ी आलोचना की है। चीन ने इस टैरिफ को मनमाना और दोहरा मानदंड बताया है। मंत्रालय ने कहा है कि यह फैसला चीन के हितों को नुकसान पहुंचाता है और दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक बातचीत के माहौल को भी खराब करता है। चीन ने साफ शब्दों में कहा है कि वह लड़ाई नहीं चाहता, लेकिन अगर जरूरी हुआ तो वो पीछे नहीं हटेगा। मंत्रालय की ओर से यह भी कहा गया है कि अमेरिका अगर अपनी नीतियों में बदलाव नहीं करता है तो चीन अपने वैध अधिकारों और हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। यह भी बताया गया है कि हाल ही में मैड्रिड में दोनों देशों के बीच व्यापारिक बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद भी अमेरिका ने लगातार चीन पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने कई चीनी कंपनियों को निर्यात कंट्रोल की लिस्ट में शामिल कर दिया है। चीन का कहना है कि इस तरह की धमकियों और बाहरी टैरिफ के जरिए बात नहीं हो सकती। चीन ने अमेरिका से जुड़े जहाज़ों पर भी खास पोर्ट चार्ज लगाने की योजना बनाई है। ये कदम वह अमेरिकी टैरिफ के जवाब में एक जरूरी रक्षात्मक कार्रवाई के तौर पर दिखा रहा है। चीन ने साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका ने अपना फैसला वापस नहीं लिया तो वो भी जवाबी कार्रवाई करने में पीछे नहीं रहेगा। गौर करने वाली बात कि अमेरिका का यह फैसला ऐसे वक्त पर आया है जब ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात दक्षिण कोरिया में होने वाली थी। अब खबरें हैं कि ट्रंप इस बैठक को रद्द करने की धमकी भी दे चुके हैं, जबकि चीन की ओर से अभी इस बैठक को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ट्रंप के इस ऐलान के बाद व्यापार जगत में हलचल तेज हो गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस टैरिफ का सीधा असर उपभोक्ता वस्तुओं पर पड़ेगा, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों पर इसका सबसे ज़्यादा असर देखा जाएगा, जो पहले से ही ट्रेड वार की वजह से दबाव में है। विश्लेषकों का यह भी कहना है कि चीन द्वारा हाल ही में बेहद महत्वपूर्ण बात है, रेयर अर्थ मेटल्स के निर्यात पर सख्ती किए जाने के बाद अमेरिका ने यह बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने चीन के इस कदम को वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की कोशिश बताया। अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी है कि यह टकराव किस हद तक जाएगा और इसका ग्लोबल मार्केट और अर्थव्यवस्था पर कितना गहरा असर पड़ेगा। फिलहाल इतना तो तय है कि अमेरिका और चीन के बीच व्यापार को लेकर हालात फिर से बेहद तनावपूर्ण हो गए। आगे बढ़ते, देश में अब एक नया ट्रेंड देखने को मिल रहा है। लोग जल्दी जल्दी कई जगहों पर घूमने के बजाय अब धीरे धीरे सफर कर रहे हैं। इसे स्लो ट्रेवल कहा जाता है, यानी टूरिस्ट अब किसी एक जगह पर ज़्यादा दिन रुककर वहाँ की संस्कृति, लोगों और ज़िंदगी को नज़दीक से समझना चाहते हैं। यही वजह है कि विदेश जाने वाले भारतीय अब औसतन 50 दिन तक वहाँ रुक रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में 3.09 करोड़ भारतीयों ने विदेश यात्रा की। ये आंकड़ा 2023 के मुकाबले करीब 30 लाख ज़्यादा है। खास बात यह है कि अब विदेश में रुकने की औसत अवधि भी बढ़ गई है। 2015 में जहां लोग औसतन 41 दिन रुकते थे, वहीं 2023 में यह आंकड़ा 47 दिन हो गया है और अब 2024 में यह बढ़कर 50 दिन से भी ज़्यादा हो गया है। यह बताना कि लोग अब फुर्सत से घूमना और हर जगह को गहराई से जानना चाहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय टूरिस्ट अब सिर्फ पारंपरिक जगहों तक सीमित नहीं है, अब वे नए देशों की ओर बढ़ रहे हैं। पहले जहां ज्यादातर लोग अमेरिका, ब्रिटेन या दुबई जैसे गिने चुने देशों में जाते थे, अब वहां जाने वालों की हिस्सेदारी थोड़ी घट गई है। 2023 में टॉप 10 मुल्कों में जाने वालों की हिस्सेदारी 74.2% थी, जो अब 2024 में 71.2% रह गई है। इसका मतलब है कि लोग अब नए डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हैं। अगर फेवरेट डेस्टिनेशन की बात करें तो अबू धाबी, यूएई, हनोई, वियतनाम, बाली, इंडोनेशिया जैसे शहर पॉपुलर शहर बनकर सामने आए हैं। इसके अलावा लगभग 51 लोग भारतीय ऐसे देशों में गए हैं जहां पहले भारतीय कम जाया करते थे। इनमें न्यूजीलैंड, पुर्तगाल, पोलैंड और उज्बेकिस्तान जैसे देश शामिल हैं। इन देशों में भारतीयों की हाजिरी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। वियतनाम जाने वाले भारतीयों की संख्या में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। एक ही साल में इसमें 67% का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब में जाने वाले 30% और थाईलैंड जाने वाले 26% बढ़े हैं। थाईलैंड जाने वाले करीब
93% लोग और वियतनाम जाने वाले 92% लोग छुट्टियां बिताने के मकसद से गए थे। यानी अब घूमना सिर्फ एक दौड़ नहीं बल्कि सुकून का जरिया बनता जा रहा है। विदेश यात्रा के पीछे सबसे बड़ा कारण भी यही है, छुट्टियां मनाना। 2024 में 42.5% लोग सिर्फ घूमने के लिए विदेश गए, 15% लोग बिजनेस या किसी प्रोफेशनल काम से गए, जबकि सिर्फ 2.4% लोग पढ़ाई के मकसद से विदेश गए। इससे साफ होता है कि अब भारतीयों के लिए ट्रैवल सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि एक खास अनुभव बन चुका है। ये ट्रेंड ये भी दिखाता है कि भारतीय अब हर महाद्वीप में नजर आ रहे हैं, चाहे एशिया हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, ऑस्ट्रेलिया हो। भारतीय टूरिस्ट अब हर कोने में पहुंच रहे हैं। स्लो ट्रैवल की सोच ये भी दिखाती है कि अब लोग सिर्फ टिक मार्क वाली ट्रिप नहीं करना चाहते, वे अब चाहते हैं कि जहां भी जाएं वहां की जिंदगी को महसूस कर सकें। कुल मिलाकर भारतीय टूरिस्ट अब दुनिया को घूमने नहीं जीने जा रहे हैं, कम जगह और ज़्यादा नहीं। यही बनता जा रहा है नए दौर का ट्रैवल फार्मूला और यही वजह है कि स्लो ट्रैवल अब सिर्फ एक ट्रेंड नहीं बल्कि लोगों की पसंद बनता जा रहा है। थोड़ा सा और आगे, बांग्लादेश में गंभीर बात है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रही हिंसा को लेकर उठे सवालों के बीच देश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने बड़ा बयान दिया है कि उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश में हिंदू पर किसी तरह की संगठित या खास हिंसा नहीं हो रही है। यूनुस का कहना है कि ये जो खबरें फैलाई जा रही हैं वो झूठी हैं और उनका मकसद बांग्लादेश की छवि को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया है। यूनुस ने एक इंटरव्यू में कहा कि भारत की ओर से जानबूझकर फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है और झूठी खबरों की बाढ़ आ गई है। यूनुस ने कहा कि उनके देश में जो घटनाएं हो रही हैं वो सामान्य तरह के आपसी झगड़े हैं। उनके मुताबिक ज़मीन के बंटवारे, आपसी विवाद और पड़ोस के छोटे मोटे झगड़ों को जबरन धर्म से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि उनका धार्मिक हिंसा से कोई लेना देना नहीं। उन्होंने इस बात पर भी नाराज़गी जताई कि हर विवाद को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश हो रही, जिससे माहौल और बिगड़ता है। इस पूरे मामले पर अमेरिका की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार को बर्बर कहा था। इस पर जवाब देते हुए यूनुस ने कहा कि ट्रंप को क्या सच में बांग्लादेश की स्थिति की जानकारी है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ट्रंप ने खुद ये बयान दिया या उन्हें गलत जानकारी दी गई है। यूनुस ने अमेरिकी रिपोर्ट्स को भी खारिज कर दिया और कहा कि इनका मकसद सिर्फ बांग्लादेश के आंतरिक मामलों में दखल देना है। हालांकि यूनुस के इन बयानों से पहले बांग्लादेश में हिंदू समुदाय में लगातार हो रही हिंसा को लेकर विरोध जताया था। ढाका की सड़कों पर करीब 30,000 हिंदू लोग मार्च करते दिखे थे। उन्होंने सरकार से सुरक्षा की मांग की थी और कहा था कि उनके धार्मिक स्थलों और नेताओं को निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान कई लोगों ने देशद्रोह के मामले में फंसे हिंदू नेताओं के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने की मांग की थी। प्रदर्शन में चिन्मय कृष्ण दास नाम के एक हिंदू संत की गिरफ्तारी का मुद्दा भी जोर शोर से उठा, जिसकी गूंज भारत तक पहुंची थी और वहां भी लोगों में गुस्सा देखा गया। यूनुस ने हिंदू समुदाय के लोगों को लेकर एक सलाह भी दी। उन्होंने कहा कि वे खुद को सिर्फ हिंदू के तौर पर पेश न करें बल्कि बांग्लादेश के नागरिक के रूप में पहचान बनाएं। उन्होंने कहा कि जब वे हिंदुओं से मिलते हैं तो उनसे कहते हैं कि आप जाकर यह मत कहिए कि मैं हिंदू हूँ, मेरी रक्षा करिए। आप कहिए मैं इस देश का नागरिक और मुझे वही सुरक्षा मिलनी चाहिए जो किसी भी नागरिक को मिलती है। यूनुस का मानना है कि ऐसा करने से लोगों को ज़्यादा सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। इस पूरे विवाद से ये साफ है कि बांग्लादेश सरकार अपनी छवि को लेकर चिंतित है, लेकिन ज़मीन पर जो घटनाएं हो रही हैं वो बेहद दुखदायी हैं और उनका समाज पर असर नकारा नहीं जा सकता। और कई बार लगता है कि यूनुस सिर्फ और सिर्फ छवि संवारने की बात कर रहे हैं, सच नहीं कर रहे हैं, सच नहीं कह रहे हैं। और भारत की सरकार और भारत के लोग यूनुस की इन बातों का ज़बरदस्त विरोध करते हैं। जहाँ एक तरफ यूनुस सरकार इन बातों को झूठ बता रही है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर उतरते लोग गिरफ्तारी और प्रदर्शन कुछ और ही तस्वीर दिखा रहे हैं। देखना ये होगा कि बांग्लादेश सरकार इन घटनाओं पर क्या कड़े कदम उठाती है। वह अल्पसंख्यकों को यह भरोसा दिला पाएगी जिसकी वे उम्मीद कर रहे हैं। और ये बेहद ज़रूरी है कि वहाँ के हिंदू समुदाय के लोगों ने
बांग्लादेश की आज़ादी से लेकर उसके नवनिर्माण में बहुत गंभीर और बड़ी महती जिम्मेदारी निभाई है और अब वक्त आ गया है कि उन्हें पूरा सम्मान दिया जाए, उनकी पूरी हिफाजत की जाए और हिंदू समुदाय के तमाम लोग जिनको परेशान किया जा रहा है, जिनके खिलाफ लगातार झूठे मामले दर्ज हो रहे हैं, उन सब को वापस लिया जाए। उनकी जो उम्मीद है यूनुस सरकार से, उसे पूरा की जाए। नमस्कार।